Namaste and welcome to this exciting episode of Pathology Debunking Mythology. ट्रम्प बोलते हैं अब उनको भारत से कुछ सीखना चाहिए। तीन चीज़ें बहुत बड़ी हुई हैं अमेरिका में। एक है ट्रम्प बोल रहे हैं भारत से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है उनको कोट किया है कि उन्होंने उनके एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि हाउ यू कैन हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शन विदाउट वोटर आईडी। तो ट्रम्प का पुश है सेव अमेरिका एक्ट। अब सेव अमेरिका एक्ट, अमेरिका में जब एक्ट पास होते हैं कि उसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी जाती हैं, है ना। जैसे कि एक एक्ट होगा, नाम किसी अप्रूवल किसी और चीज़ के लिए है, पास किसी और चीज़ के लिए कर दिया गया है, ऐसा होता है। तो आपसे बोलूँगा उसको ध्यान से पढ़ें तो समझ में आएगा क्यों उसको डेमोक्रेट्स अपोज कर रहे हैं। उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा, वॉरेन बुफे ने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न किया है कि अभी इकोनॉमी डॉलर जाने वाला है, डॉलर कोलैप्स होने वाला है। अब जो है पूरे अमेरिका में अफरा तफरी मच गई। मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा इससे क्या मतलब होते हैं। तीसरा, उन्होंने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को कंपेयर करते हुए बोला नॉर्थ कोरिया मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्त है। ये बहुत बड़ा एक कंपैरिजन है, जैसे पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध खेलना, ऐसा है। ओके, ये क्यों बोला उन्होंने। चौथा, ईरान ने बोला वो ऑफेंसिव ऑपरेशंस करेंगे क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्लान्स थे न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करना पिकैक्स माउंटेन के अगेंस्ट, वो दुनिया में सबके सामने ला दिया गया। ये कितना कंफर्म न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया बताती है कि ये सीरियस न्यूज़ है। ये ये चार बहुत बड़े न्यूज़ आइटम्स हैं। पांचवा, नॉर्वे आपको मालूम ही है कि पूरे भारत में या विश्व में कैथोलिक कंट्रीज मिशंस के साथ वो बहुत कोऑपरेट करता है। नॉर्वेजियन गवर्नमेंट जो नोबेल प्राइज भी देती है क्रिश्चियनिज्म बढ़ाने, कैथोलिसिज्म बढ़ाने के लिए, नोबेल प्राइज उसी को दिया जाता है जो उनको सहायता करता है उनके मिशन में कैथोलिसिज्म को बढ़ाने के लिए, दुनिया भर में कन्वर्जन एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए। वो है दुनिया का वेटिकन का एक आर्म होता है। वेटिकन का डीप स्टेट जो है वो वहीं से चलता है। दुनिया भर में कन्वर्जन करने के लिए नॉर्वे को दिया जाता है काम। ओके, ये उनका पुराना रोल है। नॉर्वेजियन आर्म्ड दुनिया, ये लोग बाकी लोग लड़ाई करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन नॉर्वे भारत में इस तरह के विघटन के कार्य करता है। श्रीलंका में करता है, इंडोनेशिया में करता है, मलेशिया में करता है, पपुआ में करता है, फिलीपींस में करता है, ताइवान में करता है और चाइना में भी करता है। समझे आप। अब और उसके बाद एक और न्यूज़ है जो मैका एक्ट, जिसमें मैंने कवर नहीं किया था क्योंकि मैं आपको बताया कि 2-3 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ता है किसी भी न्यूज़ को देखने से पहले, रिएक्ट करने से पहले, ताकि आप लोग उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करें। ओके, तो इसलिए उस पर इमीडिएटली आप रिपोर्ट करेंगे तो गलत न्यूज़ आ जाएगी। सो इसलिए वो जो उनका एक्ट जो मैका एक्ट है वो एक हमने प्रेज किया। क्यों किया प्रेज, आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि किसके विरुद्ध किया। अब इन पांचों विषयों पे हम डिटेल में जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला विषय क्या था कि किस तरह जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोट किया उसने अमेरिका सेव एक्ट लाने के लिए। अमेरिका हमेशा भारत को थर्ड वर्ल्ड बुलाता है। थर्ड वर्ल्ड मतलब ना वो यूएसएसआर के साथ है, ना वो अमेरिका के साथ है, ना वो यूरोप के साथ है। तो यूएसएसआर और अमेरिका के साथ में थर्ड वर्ल्ड हो जाता है, उसके बाद थर्ड वर्ल्ड हो गया। वैसे बाय द वे यूएसएसआर को सेकेंड वर्ल्ड भी बुलाते हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज को, बट एनीवे। तो थर्ड वर्ल्ड, तो फर्स्ट वर्ल्ड अमेरिका हुआ, यूके हुआ, फ्रांस हुआ, यूके और आपका जितना भी प्रोटेस्टेंट कंट्रीज हैं, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये फर्स्ट वर्ल्ड हुआ। इसी को बोलते हैं वेस्ट। एक पॉलिटिकली द वेस्ट मीन्स ओनली दीज 5 कंट्रीज। बाकी सब आता है यूरोप के अंदर, वो सेकेंड वर्ल्ड हुआ जहाँ पे कैथोलिसिज्म है। ओके, थर्ड वर्ल्ड हुआ नॉन क्रिश्चियन कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड हुआ सारे। इस तरह कैटेगराइज किया जाता है। अब उस थर्ड वर्ल्ड में साउथ अमेरिका क्यों डालते हैं, क्योंकि 40% इज नेटिव। आज भी इंडिजिनस पॉपुलेशन है 40%। ओके, 60% इज यूरोपियन,
क्योंकि वो कैथोलिक मिशन को सॉल्व करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की बात करके, अमेरिकन सेव एक्ट को बात करके ऐसा मत सोचिए कि भारत की तारीफ कर रहा है, नहीं, वो कंपैरिजन दे रहा है नेगेटिवली कि इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्री लाइक भारत वो इलेक्शन वोटिंग आइडेंटिटी मांगता है, वोटर आईडी मांगता है, वो ये बोल रहा है, समझे। दूसरा, आपका जो वॉरेन बुफे का जो स्टेटमेंट है अमेरिकन डॉलर कोलैप्स कर रहा है, इसके बारे में जेडी वांस ने कम से कम 25 लेक्चर्स दिए होंगे पिछले 3 महीने में। वो बोला कि हमको रिजर्व करेंसी नहीं चाहिए, रिजर्व करेंसी नहीं चाहिए क्योंकि हम दुनिया का डेट उठा रहे हैं और हमारे पास क्षमता नहीं दुनिया का डेट उठाने के लिए, क्योंकि हमको पे करना पड़ता है। समझिए, कोई डॉलर खरीद रहा है, आप उसको डॉलर नहीं देंगे, डॉलर तो फाइनाइट है, आपने प्रिंट किया हुआ है, तो डॉलर आपका कंज्यूम हो गया तो कैसे देंगे उसको डॉलर, समझे आप। तो दे हैव टू प्रिंट मोर डॉलर्स, तो इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ता है, तो रिजर्व करेंसी स्टेटस इंक्रीजेस इन्फ्लेशन इन अमेरिका, क्योंकि ज़्यादा प्रिंट करना पड़ेगा तो आपको फिर उसकी वैल्यू गिर जाती है, टोटल क्यूमुलेटिव उसमें देखेंगे तो मतलब ज़्यादा रुपए अवेलेबल है, कहाँ सामान उतना ही है तो उसका ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा आपको। मार्केट डायनेमिक्स है ना। तो मार्केट डायनेमिक्स में सप्लाई पे चलता है। मैंने आपको क्या बताया था पहले कि यूएस डॉलर इज अमेरिकाज थर्ड मेजर एक्सपोर्ट, फर्स्ट इज कन्वर्जन, सेकंड इज डेमोक्रेसी, थर्ड इज यूएस डॉलर एक्सपोर्ट। और उसका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सब सेकेंडरी है। पूरा टेक इंडस्ट्री बबल का है, उसमें काम भारतीय करते हैं, चाइनीज करते हैं, अमेरिका मेक्स द मनी, लेकिन वो कभी भी खो सकता है बिकॉज द ब्रेन पावर इज समवेयर एल्स। तो इट्स नॉट एन एसेट फॉर देम। उनके लिए एसेट है जमीन के नीचे का तेल, जमीन के नीचे का गोल्ड, मेटल्स, ये उनका मेन एसेट है, उससे छुपाया जाता है, ये सब बाकी करके छुपाया जाता है। वो सर्विसेज इंडस्ट्रीज हैं और वो वीज़ा पे चलती हैं। अगर वीज़ा अमेरिका इशू नहीं करेगा तो वो इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। उसमें लोकल अमेरिकन का स्किल सेट नहीं है, माइंडसेट नहीं है, लोकल अमेरिकन का माइंडसेट भी नहीं है। माइंडसेट उनका है खेती करने का, ट्रक चलाने का, प्लम्बिंग करने का, माइंडसेट पुराना वाला है। दे हैव नेवर एजुकेटेड, दे हैव नेवर ट्रेन्ड देमसेल्व्स। उनको ज़मीन बड़ी मिल गई, कारें उनको मिल गई बिकॉज ऑफ रिजर्व करेंसी स्टेटस, बस इसीलिए अमेरिका का प्रॉस्पेरिटी आपको दिखाई देता है। ओके, और इसका मेजर एक्सपेंडिचर होता है आर्म्स पे। तो ये वॉरेन बुफेट ने वार्निंग दिया और इसके लिए बहुत बुरी तरीके से अमेरिका पूरी तरीके से हिला हुआ है, ठीक है। तीसरा, मैंने आपको बताया कि ईरान का, अभी ट्रम्प का प्लान था कि वो अटैक करेंगे पिकैक्स माउंटेन पे उससे न्यूक्लियर बॉम्ब से। अब ये कितना कंफर्म्ड है मुझे पता नहीं, लेकिन ईरान का रिएक्शन कंफर्म्ड है। ईरान ने बोला अगर ऐसी प्लानिंग है तो हम प्रोएक्टिव ऑफेंसिव एक्शंस करेंगे इंक्लूडिंग अमेरिका में। ओके, ये उनका कथन है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये पता नहीं, लेकिन ईरानियन मिलिट्री मूवमेंट शोज की वो दे आर प्लानिंग इन बिग वे, क्योंकि उनकी मिसाइल्स बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में बना रहे हैं और उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब शायद आ चुका है। पाकिस्तान से नहीं जा सकता, बिलीव मी, पाकिस्तान के पास खुद के नहीं है। अमेरिका कंट्रोल्स एवरीथिंग और अमेरिका उनके आलू बम के ऊपर बैठा हुआ है इन नूर खान बेस। तो सारे जो बमों को इकट्ठा करके पहले कराची में कुछ रखे हुए थे, कुछ NF नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रखे हुए थे, अब उनको सबको लाके नूर खान बेस पे रख दिया है। भारत को भी बोला कि इधर अटैक मत करना प्लीज, ग्रीन ला के उन्होंने बोला है। फिर चौथा, मैका एक्ट, ट्रम्प ने उसकी तारीफ, सॉरी पहले साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पे आते हैं। नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन की तारीफ उन्होंने क्यों करी? साउथ कोरिया ने अमेरिकन डेट को खरीदने से मना कर दिया। साउथ कोरिया ने मना कर दिया कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनके पास पैसा नहीं है, दे विल गो बैंकरप्ट, उन्होंने मना कर दिया। ट्रम्प गॉट ऑफेंडेड, इसलिए उन्होंने किम जोंग की तारीफ करी कि भाई ही इज अ गुड फ्रेंड। साउथ कोरियंस को बताने के लिए भाई डोंट रिलाई ऑन अमेरिकन फ्रेंडशिप एज लॉन्ग एज यू कंप्लाई विद अस। तो स्कॉट बेसेंट ने बड़ा भयंकर प्रेशर डाला है साउथ कोरियंस के ऊपर। तो साउथ कोरियंस विल स्टार्ट यील्डिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक और तब जाके वापस नॉर्थ कोरिया अमेरिका का एनिमी बन जाएगा। अभी नहीं है, इस समय नहीं है, एक हफ्ते के लिए एनिमी स्टेटस से चला गया है नॉर्थ कोरिया, जबकि नॉर्थ कोरिया सप्लाइंग ट्रूप्स टू रशिया टू फाइट अगेंस्ट यूक्रेन। और यूक्रेन में आपको मालूम ही है कि अभी जो उन्होंने ड्रोन अटैक किया उन्होंने क्रिपल कर दिया है रशियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को और फूड सिक्योरिटी को, लेकिन रशियंस हैव कम बैक विद देम और बुरी तरीके से तबाही मचा के छोड़ दी है यूक्रेन में और बहुत सारा लैंड गेन किया है रशिया ने इन लास्ट 5 days, 6 days, 7 days। तो नाउ दे आर गॉन बैक टू द ओल्ड सोवियत वेज ऑफ फाइटिंग एंड टेकिंग ओवर देयर टेरिटरीज नाउ। तो उस पर चल रहा है काम।
तो यूक्रेन में यूरोप और अमेरिका की हार निश्चित है इस समय। ईरान में वो वैसे ही हार चुके हैं, और ईरान में देयर इज नो एयरक्राफ्ट कैरियर लेफ्ट इन द पैसिफिक नाउ, क्योंकि सारे आइदर रिपेयर हो रहे हैं, रिफर्बिश हो रहे हैं, लॉन्ग डिप्लॉयमेंट से दे कांट रिप्लेस देम। 11 में से 5 जो है रिपेयर हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू पब्लिक न्यूज़, और बाकी 4 जो हैं अदर एरियाज में डिप्लॉयड हैं, लेकिन उनका भी डिप्लॉयमेंट्स बहुत लंबा हो चुका है, 150 दिन से ऊपर हो चुका है, एंड दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ज बैक इनटू द अमेरिकन स्पेस फॉर रिपेयर्स। ठीक है, ये हो गया साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का इश्यूज चल रहा है। अब आते हैं मैका एक्ट पे। पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया के एक्ट को उन्होंने बड़ा तारीफ किया। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, वो तारीफ इसलिए किया सो दैट दे कैन फाइट टुगेदर, कंट्रीब्यूट टुगेदर टू द ट्रूप्स अगेंस्ट ईरान, इसलिए किया। पाकिस्तान का आइडिया है कि दे विल कंट्रीब्यूट टू द फाइट अगेंस्ट इंडिया, विच सऊदी अरेबिया रिफ्यूज्ड बिकॉज सऊदी अरेबिया इज बिल्डिंग अप ए क्लोज रिलेशनशिप विद इंडिया। सऊदी अरेबिया नहीं चाहता है। Israel is working very closely with Saudi Arabia to defend Saudi Arabia. Israeli planes are standing in Saudi Arabia. Saudi Arabian bases are filled with Israeli planes. F-15s वहीं पे पार्क होते हैं. So I don't think so Saudi Arabia will take any action to नाराज करे इजराइल को, क्योंकि इजराइल नाराज हो गया तो सऊदी फैमिली विल बी आउट ऑफ पावर, उसको उखाड़ फेंकेंगे अमेरिका से। तो सऊदी फैमिली इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रूलिंग फैमिली, इज द रूलिंग फैमिली, इसे बोलते हैं सऊदी अरेबिया। टर्की के साथ बड़ा प्रॉब्लम है कि टर्की यूरोपियन यूनियन में तो है, यूरोपियन यूनियन में तो नहीं है, नाटो में है, तो नाटो का लॉज उस पर अप्लाई नहीं करते हैं इफ इट डजंट थ्रेटन द यूरोप। नाटो ने बड़ा चालाकी से टर्की को शामिल किया टू कंट्रीब्यूट इट्स ट्रूप्स टुवर्ड्स रशिया, अगेंस्ट रशिया, लेकिन रशियन इकोनॉमी रन्स टर्की, रशियन टूरिस्ट गो टू टर्की अ लॉट, और टर्की को मालूम है कि आर्मीनिया उसका दुश्मन है, साइप्रस दुश्मन है, और भारत भी दुश्मन है, और चारों ओर से घिरा हुआ है वो दुश्मनों से। अगर कुछ भी इंसिडेंट होगा तो ईरान भी ठोकेगा, रशिया भी ठोकेगा, साइप्रस भी ठोकेगा, ग्रीस भी ठोकेगा, आर्मीनिया भी ठोकेगा, और अजरबैजान के पास कोई चांस नहीं है अदर देन टू सरेंडर टू ईरान। अजरबैजान डजंट लाइक ईरान, okay? Even though it's a Parsi country, but they don't like. फोर्स कन्वर्जन हुआ था, शिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है अजरबैजान में, लेकिन फिर भी सुन्नीज आर रूलिंग द अजरबैजानी, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। सो मैका एक्ट इज फेल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। अब लास्ट आते हैं जो मैंने डिस्कस किया था आपसे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत का फोकस। अब देखिए, भारतीय सरकार ने कॉकरोच 1.0 को देखा, कॉकरोच 2.0 देखेंगे, वो जो कि प्योरली आपको मालूम ही है अमेरिकी अदृश्य राज्य के द्वारा ब्रिक्स के अगेंस्ट किया जा रहा है, और इसमें अमेरिका की एक बहुत बड़ी चाल भी है। और देखिए क्या है, अमेरिका की चाल क्या हो सकती है। अब हम लोग तो पब्लिक न्यूज़ पे रिएक्ट करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उसको बाकी डेटा से कंबाइन करके विल सी व्हाट इज द एनालिसिस उसमें। देखिए, अमेरिका की चाल बड़ी सिंपल है कि भारत शुड बिकम ए मार्केट फॉर इट्स गुड्स, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, यही है। भारत सोचता है कि भारत कैन बी द प्रोड्यूसर फॉर द अदर वर्ल्ड। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, हु वांट्स टू बी द सेलर, हु वांट्स टू बी द मैन्युफैक्चरर। अमेरिका भी चाहता है मैन्युफैक्चरिंग करूं, भारत भी चाहता है मैन्युफैक्चरिंग करूं। भारत को 1.5 बिलियन लोगों का ध्यान देना है, अमेरिका को 30 करोड़ लोगों का ध्यान देना है। तो भारतीय इंटरेस्ट इज बिगर देन द अमेरिकन इंटरेस्ट, बिकॉज 3 times द पॉपुलेशन इज देयर, 5 times द पॉपुलेशन इज देयर। तो 5 times की पॉपुलेशन का वेटेज ज्यादा होगा। अमेरिका को समझ में नहीं आता, बिकॉज अमेरिका सोचता है नेशन स्टेट की तरफ से कि नेशंस नहीं, मोल्डोवा इज नॉट इक्वल टू इंडिया, घाना इज नॉट इक्वल टू इंडिया, ओके, साइज, पॉपुलेशन नहीं। इंडिया इज इक्वल टू अफ्रीका साइज, इंडिया इज इक्वल टू नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप कंबाइंड साइज, ओके। इंडिया इज इक्वल, तो इंडिया का वेटेज हैज टू बी इक्वल टू 3 continents, इंडिया का वेटेज शुड बी इक्वल टू 1 continent। तो इंडिया, अफ्रीका और तीनों वेस्टर्न, पूरा जो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, तीनों कंबाइंड इज इक्वल टू इंडिया। तो इंडिया की प्रायोरिटीज, इंडिया का वेटेज ज्यादा है। इंडिया कैन नॉट बी कंपेयर टू ए से फॉर एग्जांपल लेचेस्टन, ब्रुनेई इंडिया का वोट सेम नहीं हो सकता, बिकॉज इंडिया का वोट विल बी इक्वल टू
लाइक अगर हम कैलकुलेट करें तो नॉर्थ अमेरिका में 4 कंट्रीज हैं, बिलीज को मैं ऐड कर दूं तो कनाडा, यूएसए, मेक्सिको एंड बिलीज, चारों को ऐड कर दूं, या हाइती एंड क्यूबा को भी मैं ऐड कर दूं, 5-6, इंडिया इज इक्वल टू 5 + 29 प्लस ऑल द 14 कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका कंबाइन कर दो, तो इंडियाज वेटेज इज इक्वल टू ऑलमोस्ट लाइक 50 कंट्रीज, 50 कंट्रीज, मतलब 50 वेस्टर्न कंट्रीज इक्वल टू 1 इंडिया। अफ्रीका की सारी कंट्रीज को ऐड कर दूं इज इक्वल टू 1 इंडिया। ओके, इस तरह वेटेज देखा जाता है पॉपुलेशन ग्रुप्स में। इंडिया एंड चाइना विल हैव द सेम पॉपुलेशन ग्रुप, और बाकी पूरा वेस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूरा साउथ ईस्ट एशिया अगर मैं ऐड कर दूं इक्वल टू 1 इंडिया। सो इस तरह के ग्रुप्स का ग्रुपिंग विल बी द नेचुरल ग्रुपिंग फॉर यूएन। ये अमेरिका को समझ में नहीं आता है। अमेरिका इंडिया को बस देख रहा है कि वी आर इक्वल, इंडिया के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 150 मिलियन अमेरिकन। उतना तो उत्तर प्रदेश में वोट हो जाता है, समझे आप? उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र विल बी बिगर देन अमेरिका इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी, तो देयर इज नो कंपैरिजन। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को समझ में नहीं आता, यूरोप को भी समझ में नहीं आता है। तो नॉर्वे का जो गड़बड़ी चल रहा है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ, क्योंकि अमेरिका चला रहा है नॉर्वे से। नॉर्वे का मैंने बहुत पहले बात किया था, व्हाई मोदी शुड नॉट इवन ट्राई फॉर नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि वो मतलब हो जाएगा कि वो कैथोलिक ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी की जीत हो जाएगी वहां पे, है ना। वंदे मातरम कौन अपोज कर रहा है? नॉर्वे। ह्यूमन राइट्स की कर रहा है? नॉर्वे। प्रशांत किशोर से कौन मिला था? नॉर्वे। एलटीटी का सारा टेररिज्म किसे चलाया था? नॉर्वे, भारत तोड़ने के लिए। अभी फंडिंग कहां से होती है? नॉर्वे। नॉर्वे, ताइवान, साउथ कोरिया, ये तीनों एसेट्स यूज किए जाते हैं अमेरिका के द्वारा टू वर्क अगेंस्ट इंडिया। कन्वर्जन फैक्ट्री में सारे पैसा वहां से राउट होता है सारा। सो इंडिया हैज ए बिगर रोल टू प्ले देन रेस्ट ऑफ द these countries and these groupings together, और यही इन लोगों को समझ में नहीं आता, और समझ आएगा भी नहीं। हम और आप समझा नहीं सकते, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। क्या समझाएंगे आप उनको, हम क्या समझाएंगे? ओके, समझ रहे हैं आप मेरी बात? सो इसलिए असुरवाद जो आपको देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि कंबाइंड ये लोग क्या थे। ये लोग सब रिलीजन्स के नाम पे चल रहे हैं, क्योंकि रिलीजन इज द फर्स्ट एक्सपोर्ट। रिलीजन के माध्यम से कन्वर्जन कराए जाते हैं, आपकी डेमोग्राफी बदली जाती है। मामा मियाँ सोनिया गांधी को क्यों नहीं पसंद वंदे मातरम? बिकॉज वो उसकी चर्च की सेंसिबिलिटी आघात करता है। पूरा वंदे मातरम नहीं चाहिए। मुसलमानों का इशू नहीं है, ये चर्च का इशू है, कैथोलिसिज्म का इशू है। व्हाई कैथोलिसिज्म इज रिप्रेजेंटिंग इस्लामिज्म इन इंडिया? व्हाई मुस्लिम्स कैन नॉट रिप्रेजेंट देमसेल्व्स? नहीं कर सकते। कैथोलिसिज्म को कंट्रोल करके रखता है उनके नैरेटिव को। ओके, सो इसलिए मामा मियाँ सोनिया गांधी का जो अपोजिशन है, इट इज कमिंग फ्रॉम वेटिकन डायरेक्टली, और पूरी दुनिया में इस्लामिज्म को बढ़ाने वाला वेटिकन है। आप यूरोप में इस्लामिज्म को बढ़ाने वाला वेटिकन है, तो आप दया मत करिए यूरोप पे कि सारे मुसलमान जाए कल्चर चेंज करें। नहीं, कल्चर तो था ही नहीं कभी ना, दोनों ही एक दूसरे को दोनों ही मारते, दोनों पैरासाइट्स हैं, दोनों ही आइडियोलॉजीज पैरासाइट्स हैं। क्या किया साउथ अमेरिका में, क्या किया नॉर्थ अमेरिका में, क्या किया अफ्रीका में। अब देखिए ना, जाके देखिए ना, स्टडी करिए ना, उसको देखिए। मेरी बुक पढ़िए, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, समझ में आएगा आपको। मेरी दूसरी बुक भी पढ़िएगा, सोल ऑफ बिजनेस। दिखा, मैं आपको बताऊंगा एक एक कंट्री में क्या चल रहा है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। सतोलॉजी पे आते हैं तो आपको पूरा सारांश मिल जाता है, जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारी धार्मिक कमेंट्री रहती है। हम रामायण महाभारत के माध्यम से दुनिया को देखते हैं। हमारे गुरुकुल में जुड़िए, हम लोग को सपोर्ट करिए, हमारे प्रोजेक्ट में सपोर्ट करिए। वी नीड योर सपोर्ट फॉर ट्रैवल एंड अदर थिंग्स, तो उसमें करिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।